You're standing beside a huge, beautiful lake. Fast forward a few years, और पुफ, लेक गायब और वहां बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हैं. शॉकिंग है ना? Ever stop to wonder, इसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है? एक्चुअली क्या होता है जब हम वाटर बॉडीज को मैप से इरेज कर देते हैं? आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर गहरी चर्चा करने वाले हैं, इंडिया के शहरों में पानी से जुड़ी प्रॉब्लम्स, स्पेशली फोकसिंग ऑन अर्बन वाटर मैनेजमेंट. हम दो स्पेसिफिक यूपीएससी मेंस क्वेश्चंस के आंसर्स एक्सप्लोर करेंगे, सोर्सेज के इनसाइट्स को क्लोजली देखते हुए. पहला सवाल है 2021 से. क्वेश्चन 2021. What are the environmental implications of the reclamation of water bodies into urban land use? Explain with examples. Broad micro theme, urban water management. और दूसरा सवाल 2020 से, जो फ्लडिंग को टैकल करता है. Question 2020. Account for the huge flooding of the millions of cities in India, including the smart ones like Hyderabad and Pune. तक सब कुछ. फिर हम फोकस शिफ्ट करेंगे कि इंडिया की स्मार्ट सिटीज में भी इतने मैसिव फ्लड्स क्यों आ रहे हैं और इंपॉर्टेंटली क्या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं. Ready हो. Let's really get into the details. इसको अच्छे से समझते हैं. पानी के निकायों वाटर बॉडीज का शहरी भूमि उपयोग में रिक्लेमेशन. ओके, तो पहले का सवाल लेते हैं यूपीएससी मेंस 2021 वाला. रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज. कोर आइडिया सिंपल है. हम एक लेक, वेटलैंड या रिवर का हिस्सा लेते हैं और उसे लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्डिंग्स, रोड्स या इंडस्ट्रीज के लिए. लेकिन इसका एनवायरनमेंट पर क्या असर होता है? इम्प्लीकेशंस में जाने से पहले जल्दी से लैंड रिक्लेमेशन डिफाइन कर लेते हैं. बेसिकली ये प्रोसेस है नया लैंड क्रिएट करने का उन एरियाज से जो पहले अंडर वाटर थे या यूजेबल माने जाते थे, जैसे वेटलैंड्स या सी बेड्स. ये नया लैंड फिर टिपिकली डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फिर हाउसिंग जैसी अर्बन एक्सपेंशन के लिए. गॉट इट. तो वाटरी एरियाज को सॉलिड ग्राउंड बनाना ह्यूमन यूज के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट, पर इम्प्लीकेशंस कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं. चलो मैप आउट करते हैं कि इस सवाल के लिए हम क्या कवर करेंगे. हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट, वाटर क्वालिटी में चेंजेस, फ्लड कंट्रोल पर असर, क्लाइमेट चेंज से कनेक्शन और फाइनली दूसरे एनवायरमेंटल हैजर्ड्स. प्लान ठीक है? परफेक्ट. लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इमीडिएट इम्पैक्ट. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. पहला मेजर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस है एक सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. वाटर बॉडीज, लेक्स, पॉन्ड्स, वेटलैंड्स, मार्शेस, ये वाइब्रेंट इकोसिस्टम्स होते हैं, लाइफ से भरपूर. इनमें काउंटलेस एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक स्पीशीज रहते हैं, फिश, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, यूनिक प्लांट्स. जब हम ये लैंड रिक्लेम करते हैं तो हम बेसिकली उनका घर तबाह कर देते हैं. ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये हैबिटेट एनाइलेशन है. एनाइलेशन काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है, पर मेक सेंस. आप एक वेटलैंड को पेव कर दो तो फ्रॉग्स कहाँ जाएंगे? माइग्रेटरी बर्ड्स कहाँ लैंड करें? सोर्स मटेरियल में स्पेसिफिकली श्रीनगर की दल लेक का एग्जाम्पल है. हम इमेजिन कर सकते हैं वहां की यूनिक फ्लोरा और फोना पर कितना प्रेशर होगा जब इंक्रोचमेंट बढ़ता है और लेक एरिया श्रिंक होता है डेवलपमेंट प्रेशर के कारण. ये पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब करता है. फूड चेन इफेक्ट होती है, छोटे से माइक्रोब से लेकर बड़े प्रेडेटर तक जो उस इकोसिस्टम पर डिपेंड करते हैं. प्रिसाइसली. एक चेन रिएक्शन है ये. आप एक पीस हटाओ और पूरा स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है. चलो इस कनेक्शन पर थोड़ा और गहराई से सोचते हैं. 1. अगर किसी के एरिया की कोई लोकल वाटर बॉडी गायब हो जाए तो वहां के बर्ड्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स पर क्या इमीडिएट इफेक्ट्स दिखेंगे? थोड़ा सोच लो. 2. सिर्फ घर खोना हैबिटेट लॉस के अलावा ये बायोडाइवर्सिटी लॉस आसपास के एनवायरनमेंट में और क्या सेकेंडरी इंपैक्ट्स ट्रिगर कर सकता है? थिंक. 3. क्या ये सच में पॉसिबल है कि इस लॉस्ट बायोडाइवर्सिटी को कहीं और कॉम्पनसेट किया जा सके? अगर हाँ, तो कैसे? क्या एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाने से एक सदियों पुराना नेचुरल वेटलैंड रिप्लेस हो सकता है? थिंक. ओके, एक मिनट लीजिए. अपने आसपास के किसी लोकल पॉन्ड या स्ट्रीम को पिक्चर कीजिए. वहां क्या लाइफ देखी है? शायद ड्रैगन फ्लाइज, छोटी फिश, स्पेसिफिक वाटर बर्ड्स. अब इमेजिन कीजिए कि वो भर गया है. इन शॉर्ट, रिक्लेमिंग वाटर बॉडीज डायरेक्टली हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय करता है, जिससे सीरियस बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है और लोकल इकोलॉजिकल बैलेंस फंडामेंटली बदल जाता है. ये याद रखने वाला क्रिटिकल फर्स्ट इंपैक्ट है. पॉइंट टेकन. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से बायोडाइवर्सिटी लॉस. इसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट हम पानी पर ही फोकस करते हैं. वाटर क्वालिटी डिग्रेडेशन एंड फ्लड कंट्रोल इश्यूज. दूसरा मेजर इंप्लीकेशन है वाटर क्वालिटी. आयरॉनिकली, जब हम वाटर बॉडीज को लैंड से रिप्लेस करते हैं तो बचा हुआ या पास का पानी अक्सर और ज्यादा पोल्यूटेड हो जाता है. क्यों? क्योंकि रिक्लेम्ड लैंड यूजुअली अर्बन डेवलपमेंट का हिस्सा होता है. इसका मतलब है बढ़ा हुआ सरफेस रन ऑफ, जो पोल्यूटेंट्स कैरी करता है रोड से ऑयल, इंडस्ट्रीज से केमिकल्स, सेटलमेंट से वेस्ट, सीवेज डिस्चार्ज कभी कभी अनट्रीटेड भी एरिया को कंटामिनेट कर सकता है. ओरिजिनल वाटर बॉडी की नेचुरल फिल्टरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है. अच्छा, तो जो वाटर बॉडीज पहले कुछ पोल्यूटेंट्स को डाइल्यूट या प्रोसेस कर सकती थी, वो चली गई और नया लैंड यूज एक्चुअली और पोल्यूटेंट्स ऐड कर रहा है. ये तो डबल नेगेटिव इफेक्ट लग रहा है. सोर्स इंडिया की कूम रिवर, चेन्नई और साबरमती रिवर अहमदाबाद को हाईलाइट करता है, जहां रिक्लेमेशन और सब्सिक्वेंट अर्बन एक्टिविटीज से सिग्निफिकेंट वाटर पोल्यूशन चैलेंजेस आए हैं. ऐसे डिग्रेडेड वाटर सोर्सेज के पास रहना या उन पर डिपेंड करना हेल्थ के लिए सीरियस इंप्लीकेशंस रखता है. एब्सोल्युटली. और ये सीधा तीसरे पॉइंट से जुड़ता है, रिड्यूस्ड फ्लड कंट्रोल. नेचुरल वाटर बॉडीज जाइंट स्पंजेस या टेम्पररी स्टोरेज टैंक्स की तरह काम करते हैं. हेवी रेनफॉल के टाइम वो बहुत सारा एक्स्ट्रा पानी अब्सॉर्ब करते हैं, उसके रिलीज को स्लो करते हैं और डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग रोकते हैं. रिक्लेमेशन इस नेचुरल बफर को हटा देता है,
कंक्रीट और बिल्डिंग्स पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, वो रन ऑफ स्पीड और वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। राइट, वो नेचुरल स्पंज फंक्शन तो पूरी तरह खत्म हो गया। सिटीज जैसे मुंबई और बैंकॉक जैसा सोर्सेज में मेंशन्ड है, वहां फ्लड प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, जो अक्सर क्रीक्स, मार्शलैंड्स और कोस्टल एरियाज के हिस्टोरिकल रेक्लेमेशन से लिंक्ड है। पानी के पास जाने को जगह ही नहीं बचती। मेक्स इंट्यूटिव सेंस, ड्रेन ब्लॉक करो तो सिंक ओवरफ्लो करेगा ही। सही है, लेट्स एक्सप्लोर दिस फर्दर। 1. अर्बन रन ऑफ काफी जेनेरिक लगता है। हेवी रेन के टाइम सिटी स्ट्रीट्स और कंस्ट्रक्शन साइट से क्या स्पेसिफिक पोल्यूटेंट्स धुलकर आ सकते हैं, क्या लगता है? थिंक। दूसरा, पुअर वाटर क्वालिटी किसी रिवर या लेक में वहां पास रहने वाले लोगों की हेल्थ और डेली लाइफ्स को कैसे डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती है, बताओ। तीसरा, अगर हम नेचुरल फ्लड कंट्रोल सिस्टम्स जैसे वेटलैंड्स हटा देते हैं तो टिपिकल मैन मेड ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, और क्रूशली क्या वो यूजुअली उतने इफेक्टिव या सस्टेनेबल होते हैं जितने नेचुरल सिस्टम्स थे। थिंक, अपने शहर में अचानक होने वाली तेज बारिश इमेजिन कीजिए। देखिए पानी कहाँ बहता है, क्या वो आसानी से जमीन में सोख होता है या सर्फेसेस पर तेजी से ड्रेन्स की तरफ भागता है, कहाँ जमा होता है। इन शॉर्ट, रेक्लेमेशन एक्टिविटीज अक्सर डिग्रेडेड वाटर क्वालिटी का कारण बनती हैं, पोल्यूशन बढ़ने से, और साथ ही अर्बन फ्लड रिस्क्स बढ़ाती हैं नेचुरल वाटर एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज एरियाज को खत्म करके। ये एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है। हाँ, काफी डेंजरस कॉम्बिनेशन है ये। हमने बायोडाइवर्सिटी, वाटर क्वालिटी और फ्लड कंट्रोल कवर कर लिया। अब इसका बड़े पिक्चर से क्या लिंक है, जैसे क्लाइमेट चेंज। वो चौथा क्रूशल पॉइंट है, क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूशन एंड एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। ये शायद उतना ऑब्वियस ना हो, लेकिन वाटर बॉडीज को रिक्लेम करने के इम्प्लीकेशंस क्लाइमेट चेंज के लिए भी हैं। बहुत से वाटर बॉडीज, खासकर वेटलैंड्स, पीटलैंड्स और मार्शेस, सिग्निफिकेंट कार्बन सिंक्स होते हैं। वो लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन अपनी सॉइल और प्लांट बायोमास में स्टोर करते हैं, जो सदियों में एक्यूमुलेट हुआ है। जब ये एरियाज ड्रेन किए जाते हैं, फिल किए जाते हैं या डिस्टर्ब होते हैं, तो ये स्टोर्ड कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, प्राइमरीली एज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4, दोनों ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं। वाओ, ये कनेक्शन मैंने पूरी तरह कंसिडर नहीं किया था। तो एक लेक हटाना सिर्फ लोकल इशू नहीं है, ये स्टोर्ड कार्बन रिलीज करके ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। ये एक और लेयर ऑफ सीरियसनेस ऐड करता है। सॉर्स मटेरियल इंटरेस्टिंग तरीके से क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स को, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में एम्फीबियंस का डिक्लाइन, लिंक भी करता है, सजेस्ट करते हुए कि ये एनवायरमेंटल चेंजेस के दूरगामी कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स होते हैं इकोसिस्टम्स पर। सब इंटरकनेक्टेड है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो नेचुरल कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर किए बिना किए जाते हैं, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, वो अनजाने में हैजर्ड्स क्रिएट या वर्सन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, कोस्टल एरियाज में लैंड रिक्लेम करना, स्पेशली लैंडफिलिंग जैसे मेथड से पोटेंशियली साइज्मिक रिस्क्स या अर्थक्वेक्स के दौरान लिक्विफैक्शन पोटेंशियल बढ़ा सकता है ससेप्टेबल जोन्स में। ये एसेंशियली अनस्टेबल फाउंडेशंस पर बिल्डिंग बनाने जैसा है, नेचुरल वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए। तो पुअरली प्लान्ड रेक्लेमेशन सिर्फ इकोलॉजी के लिए बुरा नहीं है, ये एक्चुअली एरियाज को ह्यूमंस के लिए भी ज्यादा डेंजरस बना सकता है। ये तो नेग्लिजेंस जैसा लग रहा है जो फ्यूचर डिजास्टर्स क्रिएट कर रहा है। ये पॉइंट्स कुछ क्रिटिकल सवाल उठाते हैं। 1. वेटलैंड्स और दूसरे वाटर बॉडीज कार्बन को इतने इफेक्टिवली लॉक कैसे करते हैं, मैकेनिज्म क्या है? थोड़ा रिसर्च करो, इट्स फैसिनेटिंग। 2. पोटेंशियली अर्थक्वेक रिस्क्स बढ़ाने के अलावा स्पेसिफिक एरियाज में और कौन से एनवायरमेंटल हैजर्ड्स अनप्लान्ड रेक्लेमेशन से बढ़ सकते हैं, खासकर कोस्ट्स या रिवर्स के पास? थिंक। 3. क्या थॉटफुल सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग रियलिस्टिकली इन हैजर्ड्स को मिनिमाइज कर सकती है जो जरूरी लैंड डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है? अगर हाँ तो कैसे? प्रैक्टिस में वो कैसा दिखेगा? अपने वर्ड्स में बताओ। लॉन्ग टर्म व्यू के बारे में सोचो। क्या एक वेटलैंड हटाने से सिर्फ लोकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या इसकी रिपल्स फैलती हैं रीजनल क्लाइमेट? लोकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या इसकी रिपल्स फैलती हैं रीजनल क्लाइमेट, ग्लोबल कार्बन साइकिल्स, और शायद डेकेड्स बाद सेफ्टी को भी अफेक्ट करती हैं? थिंक। इन शॉर्ट, रिक्लेमिंग वाटर बॉडीज कार्बन रिलीज करके क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और एनवायरमेंटल हैजर्ड्स जैसे अर्थक्वेक्स या लैंड सबसाइडेंस के प्रति वल्नरेबिलिटी बढ़ा सकती हैं, अगर नेचुरल सिस्टम्स को रिस्पेक्ट किए बिना प्लान न किया जाए। डिसीजंस में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चाहिए। ओके, इससे पहला क्वेश्चन थॉरली कवर हो गया। एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस क्लियरली मल्टीफैसेटेड और सिवियर हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर क्वालिटी इश्यूज, इंक्रीज्ड फ्लड रिस्क, क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूशन और दूसरे हैजर्ड्स डेफिनेटली याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। चलो अब दूसरे सवाल पर चलते हैं जो अर्बन फ्लडिंग पर फोकस करता है। ऑलराइट, अब यूपीएससी मेंस 2020 के क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला सवाल इंडिया में बहुत से अर्बन ड्वेलर्स के लिए काफी रेलेवेंट है। Question 2020. Account for the huge flooding of the millions of cities in India, including the smart ones like Hyderabad and Pune. Suggest lasting remedial measures. Broad micro theme. Urban water management. आयरनी काफी शार्प है ना। हम स्मार्ट सिटीज बनाते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, फिर भी वो हैवी रेन्स के बाद फ्लडिंग के लिए उतने ही वल्नरेबल लगते हैं, शायद ज्यादा भी। हमने ये हैदराबाद और पुणे जैसी जगहों में साफ देखा। ऐसा क्यों होता है? ये काफी पजल जैसा है। और सोर्स मटेरियल एक प्राइमरी कल्प्रिट की तरफ पॉइंट करता है।
अनप्लैन्ड रैपिड अर्बनाइजेशन। इंट्रोडक्शन में डेवस्टेटिंग 2021 महाराष्ट्र फ्लड्स, महड़, चिपलून और वाइड स्प्रेड 2022 असम फ्लड्स का जिक्र है, जो इस प्रॉब्लम के स्केल के स्टार्क रिमाइंडर्स हैं। लेकिन चलो कॉजेज को सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करते हैं, जैसा सोर्स सजेस्ट करता है। हम इन्हें मीटरोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में ग्रुप कर सकते हैं। फिर हम रिमीडियल मेजर्स डिस्कस करेंगे। मेक सेंस। पहले कॉजेज, चलो अनपैक करते हैं कि हमारे शहर डूब क्यों रहे हैं। कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लडिंग। ओके, कॉजेज को डाइसेक्ट करते हैं। मीटियोरोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सबसे ऑब्वियस ट्रिगर है, सिंपली आसमान से बहुत ज्यादा पानी गिरना। हैवी रेनफॉल इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो टोरेंशियल डाउनपॉज लाते हैं, सिवियर थंडरस्टॉर्म्स, ये वेदर इवेंट्स शॉर्ट पीरियड्स में मैसिव अमाउंट्स ऑफ वाटर डिलीवर करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अर्बनाइजेशन ने लैंड की कैपेसिटी को ड्रास्टिकली बदल दिया है इस पानी को हैंडल करने के लिए। हैदराबाद और पुणे फ्लड्स अक्सर इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स के बाद आते हैं, इस फैक्टर को हाईलाइट करते हुए। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स, ये ब्रॉडर वाटर सिस्टम से रिलेटेड है। कोस्टल सिटीज में हाई टाइड्स रेन वाटर को समुद्र में ड्रेन होने से रोक सकती हैं, जिससे वो शहर में बैकअप हो जाता है। ऑल्सो शहरों से गुजरती या पास बहती नदियां हैवी रेन्स के दौरान ओवर बैंक फ्लो एक्सपीरियंस कर सकती हैं, मतलब वाटर लेवल रिवर बैंक्स के ऊपर उठ जाता है और आसपास के अर्बन एरियाज में स्पिल कर जाता है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, ह्यूमन कॉजेज, यहाँ सोर्स सबसे ज्यादा जोर देता है और ये क्रूशल है। अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन एंड इंक्रोचमेंट, ये की कॉज आइडेंटिफाई किया गया है। जैसे सिटीज तेजी से एक्सपैंड होती हैं, अक्सर बिना प्रॉपर प्लानिंग के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नेचुरल ड्रेनेज पाथ्स को भर देती हैं। और क्रिटिकली लोग नेचुरल वाटर बॉडीज पर इंक्रोच करते हैं, लेक बेड्स पर घर बनाना, रिवर चैनल्स को कंस्ट्रिक्ट करना, लो लाइंग कैचमेंट एरियाज को भर देना। नेचुरल ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर का ये सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन प्रॉब्लम के सेंटर में है। पानी का नेचुरल रास्ता ही बंद कर दिया है। इनएडिक्वेट स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम्स। बहुत सी इंडियन सिटीज पुराने, पुअरली डिजाइंड और बैडली मेंटेन्ड ड्रेनेज सिस्टम्स पर रिलाई करती हैं। उनमें पेव्ड सर्फेसेस से जनरेट हुए इंक्रीज्ड रन ऑफ वॉल्यूम्स को हैंडल करने की कैपेसिटी ही नहीं होती। कभी कभी ड्रेन्स सिल्ट या गार्बेज से ब्लॉक हो जाते हैं। बैंगलोर फ्लड्स का एग्जाम्पल साइट किया गया है, जहां ड्रेनेज कैपेसिटी ओवरवेल्म हो गई थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल स्पंजेस, एनक्रोचमेंट से लिंक्ड वेटलैंड्स, लेक्स और ग्रीन स्पेसेस का लॉस जो नेचुरली रेन वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा पानी पेव्ड सरफेसेस से बहुत तेजी से रन ऑफ होता है। क्लाइमेट चेंज, ये एक थ्रेट मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में इंक्रीज ला रहा है। तो सिटीज ज्यादा इंटेंस स्टॉर्म्स फेस कर रही हैं, जिसके लिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कभी डिजाइन ही नहीं हुआ था। पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम है। प्लास्टिक वेस्ट, कंस्ट्रक्शन डेब्री, सिल्ट और दूसरी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों से क्लॉग्ड हुए ड्रेन्स उनकी कैरिंग कैपेसिटी को सिवियरली रिड्यूस कर देते हैं। कचरा जमा होकर पानी रोक देता है, सिंपल, पर फ्लड्स कॉज करने में डेवास्टेटिंगली इफेक्टिव। तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है। कभी कभी लिटरली भी हैवी रेन्स जो क्लाइमेट चेंज से इंटेंसिफाई हो सकती हैं, उन शहरों पर गिरती हैं जहां नेचुरल ड्रेनेज पाथ्स अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन और इंक्रोचमेंट से ब्लॉक्ड हैं, आर्टिफिशियल ड्रेन्स इनएडिक्वेट हैं या कचरे से क्लॉग्ड हैं, और नेचुरल स्पंजेस जैसे लेक्स गायब हैं। पानी के पास ऊपर और बाहर स्ट्रीट्स और घरों में जाने के अलावा कोई जगह नहीं है। ये पजल से ज्यादा एक प्रिडिक्टेबल आउटकम है जिस तरह से हमने अपने शहर बनाए और मैनेज किए हैं। समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स और लार्जली मैनमेड है। एग्जैक्टली, ये एक सिस्टेमिक फेलियर है। चलो इन कॉजेज पर रिफ्लेक्ट करते हैं। 1. अपने शहर या टाउन के बारे में सोचते हुए इनमें से कौन से कॉज मीटेरोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल या स्पेसिफिक एंथ्रोपोजेनिक जैसे एनक्रोचमेंट या पुअर ड्रेन्स, वाटर लॉगिंग इश्यूज के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगते हैं, जो शायद ऑब्जर्व किए हों? क्यों? थिंक। 2. इंडिविजुअल्स के एवरीडे एक्शंस जैसे वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड कलेक्टिवली चोक्ड ड्रेन्स और अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं? बताओ। 3. अगर क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि हमें और एक्सट्रीम रेनफॉल एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो क्या सिर्फ ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना काफी है? अर्बन प्लानिंग में और क्या फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत हो सकती है? थिंक। इस लिंक पर गौर कीजिए। क्या आपने अपने एरिया में नया कंस्ट्रक्शन होते देखा है? शायद ऐसी जगह के पास जो पहले ओपन लैंड या थोड़ी मार्शी थी। और क्या आपने सबसीक्वेंट मॉनसून्स में वहां पास में इंक्रीज्ड वाटर लॉगिंग नोटिस किया है? कोई कनेक्शन दिखता है? थिंक। इन शॉर्ट, इंडिया में अर्बन फ्लड्स कॉम्प्लेक्स मिक्स हैं। इंटेंस रेनफॉल क्लाइमेट चेंज से बढ़तर हुई और क्रिटिकल ह्यूमन फैक्टर्स जैसे अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जो नेचुरल ड्रेनेज ब्लॉक करती है, वाटर बॉडीज पर इंक्रोचमेंट्स, इनएडिक्वेट आर्टिफिशियल ड्रेनेज और पुअर वेस्ट मैनेजमेंट जो सिस्टम्स को चोक करती है। ओके, कॉजेस क्लियर हैं और फ्रैंकली काफी कंसर्निंग भी, लेकिन यूपीएससी क्वेश्चंस सॉल्यूशंस भी मांगता है। लेट्स टॉक अबाउट लास्टिंग रिमीडियल मेजर्स। क्या कर सकते हैं हम? राइट, सॉल्यूशंस पर फोकस करना की है। लास्टिंग रिमीडियल मेजर्स। सोर्स कई पोटेंशियल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सजेस्ट करता है जो सिर्फ रिएक्टिव मेजर्स से आगे जाते हैं।
इम्प्रूविंग ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फंडामेंटल है। एग्जिस्टिंग स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क्स को अपग्रेड करना, उनकी कैपेसिटी बढ़ाना, उन्हें रेगुलरली डीसिल्ट करना और फ्लड प्रोन एरियाज में नए वेल प्लान सिस्टम्स बनाना जरूरी है। सोर्स हैदराबाद के स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्लान SNDP का जिक्र करता है, जो शहर के स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क को इम्प्रूव करने का एक इनिशिएटिव है। कंस्ट्रक्टिंग रिटेंशन पॉन्ड्स एंड रिजर्वॉयर्स, ये इंजीनियर्ड बेसिन्स हैं जो एक्सेस रेन वाटर रन ऑफ को टेम्परेली स्टोर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पानी को रोककर और धीरे धीरे रिलीज करके वो डाउनस्ट्रीम पीक फ्लो रिड्यूस करते हैं और फ्लडिंग रोकते हैं। मुंबई रिजर्वॉयर्स जैसे तानसा लेक पर डिपेंड करता है, हालांकि प्राइमरीली वाटर सप्लाई के लिए ये वाटरशेड मैनेजमेंट में भी रोल प्ले करता है। और फ्लड मिटिगेशन के लिए प्लान्ड होल्डिंग पॉइंट्स हैं। इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक बहुत प्रॉमिसिंग नेचर इंस्पायर्ड अप्रोच है। सोचो, नेचर के साथ काम करना, उसके खिलाफ नहीं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ग्रीन रूफ्स, बिल्डिंग रूफ्स को वेजिटेशन से कवर करना वाटर रेन वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। रेन गार्डन्स, स्पेसिफिक वेजिटेशन के साथ डिप्रेशंस जो रन ऑफ कलेक्ट और फिल्टर करते हैं। परमिएबल पेवमेंट्स, रोड्स और वॉकवेज के लिए ऐसे मटेरियल्स यूज करना जो पानी को रन ऑफ होने के बजाय ग्राउंड में सोक होने देते हैं। बायोस्वेल्स, वेजिटेटेड चैनल्स जो स्टॉर्म वाटर कन्वे और ट्रीट करते हैं। बायोस्वेल्स, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स एक फैसिनेटिंग लार्ज स्केल एग्जाम्पल है जो एक नेचुरल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम की तरह काम करते हैं और कोलकाता के लिए स्टॉर्म वाटर मैनेज करने में सिग्निफिकेंटली हेल्प करते हैं। ये मेथड्स रन ऑफ वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं और वाटर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट लैंड यूज रेगुलेशंस, ये प्रिवेंशन के बारे में है। अथॉरिटीज को स्ट्रिक्टली रेगुलेशंस इन्फोर्स करने की जरूरत है जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स जैसे फ्लड प्लेन्स, लेक बेड्स और कैचमेंट एरियाज में कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिट करते हैं। जोनिंग लॉज को साइंटिफिकली इन्फॉर्म्ड और रिगरसली इंप्लीमेंट करना होगा। बेसिकली ऐसी जगह मत बनाओ जो फ्लड होने या पानी होल्ड करने के लिए बनी है। बिल्डिंग फ्लड वॉल्स एंड एम्बैंकमेंट्स, ये इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो रिवर्स या कोस्ट्स के साथ बनाए जाते हैं फ्लड वाटर्स को फिजिकली ब्लॉक करने के लिए। जबकि ये स्पेसिफिक एरियाज को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, इन्हें अक्सर शॉर्ट टर्म फिक्स माना जाता है। ये बहुत एक्सपेंसिव हो सकते हैं, फ्लड रिस्क को कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम, और इनके अपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। डेवलपिंग इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी यूज करना, वेदर फोरकास्टिंग, रेनफॉल मॉनिटरिंग, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग, सेंसर्स, फ्लड्स प्रिडिक्ट करने और कम्युनिटीज को टाइमली वार्निंग्स प्रोवाइड करने के लिए। ये इवैक्यूएशन और प्रेपरेशन अलाउ करता है, सिग्निफिकेंटली लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज रिड्यूस करता है। चेन्नई का फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम FEWS ऐसे ही एक इनिशिएटिव का एग्जाम्पल है। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। पाइप्स फिक्स करने, ड्रेनेज और स्टोरेज बनाने, पॉन्ड से लेके नेचर को यूज करने, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कहाँ बिल्ड करना है उसमें स्मार्टर होने तक रेगुलेशंस। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी इनएविटेबल इवेंट्स को मैनेज करने के लिए क्रूशियल लग रहे हैं। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला आइडिया पर्टिकुलरली अपीलिंग है। प्लांट्स और परमेबल सर्फेसेस यूज करना। एक छोटा सा डूडल बनाने की कोशिश करो, एक बिल्डिंग का ग्रीन रूफ के साथ कैसा दिखेगा। थिंक ये सोच में एक शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है ना। हाँ, ये एक पैराडाइम शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबल और रेजिलिएंट अर्बन डिजाइन। चलो इन सॉल्यूशंस को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। 1. इन मेजर्स में से ड्रेनेज, पॉन्ड्स, ग्रीन इंफ्रा, रेगुलेशंस, वॉल्स, वार्निंग्स, कौन सा इंप्लीमेंट करना सबसे डिफिकल्ट होगा इंडियन सिटीज में इफेक्टिवली और क्यों? कॉस्ट, पॉलिटिक्स, पब्लिक कोऑपरेशन? थिंक। 2. ऑर्डिनरी सिटीजन कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनमें से कुछ मेजर्स को सक्सेसफुल बनाने में, स्पेशली ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर या बेटर वेस्ट मैनेजमेंट? कोई आइडिया? क्या कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रियल डिफरेंस ला सकता है? 3. अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को देखते हुए एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI या इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सेंसर्स के नेटवर्क्स उन्हें कैसे और ज्यादा एक्यूरेट और टाइमली बना सकते हैं? बताओ। ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को इन रेमेडियल मेजर्स के इंप्लीमेंटेशन के साथ कैसे बैलेंस करें जो डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर कर सकते हैं? कैसे अचीव करेंगे बैलेंस? थिंक ये सिटी प्लानर्स के लिए एक कांस्टेंट चैलेंज जैसा लगता है। इन शॉर्ट, अर्बन फ्लडिंग के लास्टिंग सॉल्यूशंस के लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए, जिसमें ड्रेनेज अपग्रेड करना, वाटर डिटेंशन एरियाज क्रिएट करना, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एम्ब्रेस करना, स्ट्रिक्ट लैंड यूज प्लानिंग एनफोर्स करना, पोटेंशियली फ्लड वॉल्स जैसे स्ट्रक्चरल मेजर्स यूज करना और इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डिप्लॉय करना शामिल है। इसके लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और पॉलिटिकल विल चाहिए। फैंटास्टिक। हमने दोनों ही मुद्दे, रिक्लेमिंग वाटर बॉडीज के एनवायरमेंटल फॉलआउट और इंडिया में अर्बन फ्लडिंग के कॉम्प्लेक्स रीजंस, साथ ही पोटेंशियल सॉल्यूशंस को थॉरली एक्सप्लोर किया है। अब टाइम है एक क्विक रिकैप का, सब कुछ कंसोलिडेट करने के लिए। आउटरो, समापन। ऑलराइट दोस्त, चलो आज के इस डीप डाइव इनटू अर्बन वाटर मैनेजमेंट के की टेकअवेज को जल्दी से समराइज करते हैं उन UPSC मेंस क्वेश्चंस के बेसिस पर। हमने 2 मेन एरियाज कवर किए। पहला, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिक्लेमिंग वाटर बॉडीज बेस्ड ऑन QE 2021। हमने देखा कि इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय करना, एग्जाम्पल डल लेक,
pressure. Poor water quality, increased pollution runoff, examples Coam and Sabarmati rivers, reduced flood control, natural sponges ka loss, examples Mumbai, Bangkok issues, climate change contribution, disturbed soils, biomass से stored carbon का release, increased environmental hazards, seismic risks या दूसरे issues का potential अगर natural context consider न किया जाए. Core message, natural water systems को disrupt करने के cascading negative effects होते हैं. दूसरा, urban flooding in India based on QE 2020. Causes: meteorological, heavy rain, hydrological, tides, river flow, or critically anthropogenic factors का mix. Unplanned urbanization and encroachment, key driver. Inadequate clogged drainage systems, example Kochi. Mangaluru, natural sponges का loss. Climate change जो rainfall intensify कर रहा है. और poor solid waste management. Solutions. एक comprehensive strategy जिसमें improved drainage, example Hyderabad's SNDP, retention ponds, reservoirs, example Tansa Lake role, green infrastructure, example Kolkata wetlands, strict land use regulations, flood walls, embankments, cautiously use करना और early warning systems, example Chennai's FEWS शामिल है. Message. Integrated planning और root causes address करना जरूरी है. सुपर सॉलिड समरी है. अब सभी सुनने वालों के लिए चलो अपनी रिकॉल टेस्ट करते हैं कुछ क्विक क्वेश्चंस के साथ. रेडी? 1. अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो लैंड रिक्लेमेशन एग्जैक्टली क्या है. सिंपल डेफिनेशन बताओ. 2. वो स्पेसिफिक लेक कौन सी थी जिसका एग्जाम्पल दिया गया था जहां बायोडाइवर्सिटी प्रेशर में है रिक्लेमेशन एनक्रोचमेंट से जुड़ी सराउंडिंग एक्टिविटीज के कारण. याद है? 1. अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो इंडिया में अर्बन फ्लड्स के 2 मेन ह्यूमन कॉस्ट एंथ्रोपोजेनिक रीजंस कौन से हाईलाइट किए गए थे. 1. अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो क्या आप ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल बता सकते हैं जो स्टॉर्म वाटर रन ऑफ मैनेज करने में हेल्प करता है. वो कोलकाता वाला सिस्टम याद है. 1. अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो फ्लडिंग के रेमेडियल मेजर्स की लिस्ट में से आपको पर्सनली कौन सा सबसे ज्यादा सस्टेनेबल लगता है लॉन्ग रन में और क्यों. अपना पर्सपेक्टिव बताओ. थिंक. जैसी वाटर बॉडी को रिक्लेम करना स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, क्या रिलीज होता है, बताओ. अब एक मोमेंट लीजिए. अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ इस पूरी डिस्कशन का सेंट्रल मैसेज क्या था, मेन टेक अवे क्या मिला. और ये रहा एक छोटा सा चैलेंज कि आप कोर कॉन्सेप्ट्स, एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ रिक्लेमेशन और कॉजेज एंड सॉल्यूशंस फॉर अर्बन फ्लड्स को एक इमेजिनरी फ्रेंड को क्लियरली और कॉन्साइसली समझा सकते हैं, शायद सिर्फ 2 मिनट में. ट्राई कीजिए. रेडी, गो. देखो की पॉइंट्स नेल कर पाते हो या नहीं. तो ये था हमारा आज का डिस्कशन इन क्रिटिकल अर्बन वाटर इश्यूज पर. होप सबको इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगा होगा. अगर ये पसंद आया तो अपने नोट्स में जरूर लिख के देखो और पॉइंट्स को इंटरनलाइज करो. और अगर किसी को एक शॉर्ट क्विज या मे बी कुछ फ्लैश कार्ड्स चाहिए इस टॉपिक पर रिवीजन में हेल्प के लिए तो हमें बता सकते हैं. बिल्कुल. इन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते रहिए, क्रिटिकली सोचते रहिए कि हमारे शहर कैसे फंक्शन करते हैं और इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं. मिलते हैं अगले डिस्कशन में.